Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to BEDS Officer Selection Board and the third part of complete physics for your upcoming Coast Guard exam, Assistant Commandant. So here, in the previous video, we had already discussed about gravitation and escape velocity. Okay, so now we will discuss about new topic. Okay, so let's begin. ओके सो हमने एक चीज थोड़ा सा उसमें मिस कर दी थी वो हम कवर करते हैं। देखो, हमने जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था आपको कि हम एनर्जी को बना नहीं सकते, है ना। हम ना तो उसको बना सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ओनली वी कैन कन्वर्ट इट। सो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछते हैं, है ना। फर्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा डायनेमो। ओके, नेक्स्ट होगा आपका कैंडल। थर्ड होगा आपका माइक्रोफोन। फोर्थ स्पीकर। फिफ्थ आपका लाउड स्पीकर हो गया ना फिफ्थ। उसके बाद नेक्स्ट आपका सोलर सेल, विंड वेल, विंड मिल, सॉरी विंड मिल नहीं, मोटर, है ना। मोटर के बाद आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर नाइन आपका टर्बाइन। ओके, टेन आपका इलेक्ट्रिक सेल। 11 आपका इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे ना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अभी सितार बहुत चल रहा है, सितार, गिटार एक्सेट्रा और कुछ चीजें। चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला है आपका डायनेमो। डायनेमो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में करता है कन्वर्ट। तो ध्यान रखना, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। कैंडल, हमको पता है कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है ना। तो कैंडल में हमको पता है वैक्स होता है। वैक्स एक तरह का क्या है, केमिकल है ना। तो सॉरी, केमिकल एनर्जी टू लाइट एंड हीट एनर्जी, लाइट के साथ साथ वो हीट में भी कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन, हमको पता है माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं, आवाज देते हैं ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में माइक भी बोलते हैं। तो साउंड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बाहर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक टू साउंड एनर्जी। फिर आता है आपका सोलर सेल, है ना। सोलर सेल जो होता है ये आपका सोलर एनर्जी को सोलर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। विंड मिल, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर, इलेक्ट्रिक टू काइनेटिक, सॉरी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब सेम, इलेक्ट्रिक बल्ब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एंड हीट एनर्जी। टरबाइन, टरबाइन में आपका मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल, सेल भी आपका क्या करता है, उसके अंदर हम केमिकल लगाते हैं तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। आगे सितार और गिटार, है ना। ये क्या करते हैं, ध्यान रखना, हम इनको क्या करते हैं, हम इनको मैकेनिकल एनर्जी की स्ट्रिंग्स को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं ना, उनको वाइब्रेट करने के लिए हम उन पे क्या करते हैं, उनको रब करते हैं। तो जैसे हम उनको एनर्जी देते हैं तो हम उनको एनर्जी देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और वो उसको कन्वर्ट करते हैं आपका साउंड एनर्जी, है ना।
यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक छोटा सा टॉपिक और बनता है यहाँ पर, वो होता है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? अब ये प्रेशर क्या होता है देखते हैं। चलो, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर को बोलते क्या है कि एक अगर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा वो, यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रेशर जो होता है वो एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक पतली शीट ऑफ आइस है ना, या फ्रोजन लेक है, आपको उसके ऊपर जंप करना है या चलना है तो आप कैसे चलोगे, अपनी टोज के ऊपर या फैल के या फिर अपने नीज के ऊपर कैसे चलोगे, है ना। दूसरी बात, आप कील को जब हम कील ठोकते हैं, है ना, तो हम उसके हेड पे क्यों मारते हैं, उसके लेग में क्यों नहीं मारते, है ना। मतलब कभी आपने दीवार में ऐसे कील नहीं ठोकते, हम क्या करते हैं कील ऐसे लेते हैं और इस दीवार में ऐसे ठोकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पर होती है। क्लियर है क्या? इसकी अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट की प्रेशर के, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीए से, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन न्यूटन की क्या होती है, मतलब फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T-2 अपॉन मीटर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब m2। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितना होगा, m-1 L1 T-2। ये क्या होती है इसकी प्रेशर की आपके पास डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है क्या, ये हो गया बेसिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक प्रेशर के अंदर एक और प्रेशर होता है ना। एक मैं बोलूँ कि बहुत नॉर्मल यूनिट टाइप ऑफ प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं एटीएम, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो समझना। ठीक है, जैसे हमको पता है, आपको पता है कि जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें मास होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो उसमें मास होता है। अगर आप एक बलून लें, है ना, और उस बलून में, है ना, हवा में क्या होता है, मास होता है एयर में। अच्छा, अगर मैं एक बलून लूँ, बलून में मैं एयर फिल करता हूँ और एक बलून में मैं गैस फिल करता हूँ, तो मुझे पता है कि जो हवा वाला बलून होगा वो नीचे आता है, लेकिन गैस वाला बलून हमेशा ऊपर जाता है ना। तो इसको समझते हैं, क्या होता है समझना। अब गैसेस में क्या होता है, कुछ वेट होता है। अब ये अर्थ है, इस अर्थ की सरफेस पे हम यहाँ पे है ना, और इस अर्थ की सरफेस पे हमारा क्या है, इतना एटमॉस्फेयर है। हमने एज्यूम कर लिया कि सर ये फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर की रेंज में क्या है आपका, रेडियस तक आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारे हवा भरी हुई है, तो हमारे ऊपर इस हवा का कुछ क्या होगा, मास होगा, है ना। अगर मैं इतने ही अंदर अगर मैं पानी में चला जाऊं, जैसे आपने देखा होगा कभी आप अ, एक खाली बोतल लेते हैं और एक भरी हुई बोतल, तो खाली बोतल में जो है वजन नहीं होता, लेकिन भरी बोतल में वजन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी भरा होता है ना। सीधी बात यहाँ पर होती, तो उस बोतल का हमारे हाथ में क्या होता है, कुछ प्रेशर होता है। अगर मैं उस बोतल की और लेंथ बढ़ाता जाऊं और उसमें पानी भरता जाऊं, तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सेम हवा जितनी ऊपर तक हम जाएंगे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता रहेगा, और इस नॉर्मल प्रेशर से हम क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। यही एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं, है ना। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि माउंटेनियर्स जो होते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज क्यों करते हैं? पहाड़ों पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो पहाड़ों पे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन क्या होता है, वो एक हाइट पर चले जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर थे तो इतनी गैस का हमको प्रेशर था, लेकिन अब आप ऊपर आ गए तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इससे हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ पर क्या होता है, जो माउंटेनियर्स होते हैं उन लोगों को
ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे बढ़े। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ध्यान रखना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में है। अब इस बैरोमीटर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये स्टार कर रहा हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बैरोमीटर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है बैरोमीटर से, जब क्या हो, इसकी रीडिंग में सडन ड्रॉप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, जब स्लो ड्रॉप हो रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो रहा है, स्लो ड्रॉप हो रहा है। और थ्री, कभी कभी क्या होता है, स्लो राइज होता है। तो तीनों ही केस में जो मौसम होता है ना, हमारे क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझेंगे। ओके। ओके, so if the reading of the barometer is suddenly dropped, then so यहाँ पर there is a possibility of storm, है ना, कि आंधी तूफान आने की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अगर स्लो स्लो ड्रॉप हो रही, स्लो स्लो नीचे हो रहा है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ रेन होगा। और अगर धीरे धीरे बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ है ना, राइज हो रही है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि आज जो है वो क्लियर डे होने वाला है, बिल्कुल क्लीन। ठीक है, तो ये हम बैरोमीटर से पता लगा सकते हैं। अब अगला यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है, और वो है प्रेशर बाय लिक्विड। किसी भी लिक्विड में प्रेशर किस तरह से काम करता है ना, तो समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, सपोज ये आपका क्या है, एक मैंने बीकर लिया है ना। ओके, इस बीकर में मैंने लिक्विड भर दिया, पानी भर देते हैं, अभी पानी की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। आप पुलअप लगाते हैं, है ना, या फिर आप सपोज कि 2 मिनट आप लटकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। एक बार ये है और एक बार ये है, इस पे आप इजीली लटक सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पे ये ग्राउंड है ना, तो ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है, ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है। अब मुझे बताओ, आप लोगों को प्रेशर या फोर्स की मैं बात करूं, थकान जहां पे ए में ज्यादा लगेगी या बी में ज्यादा लगेगी? सॉरी, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देना अभी। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या करा, लिक्विड फ्लो करा। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये लिक्विड मैंने इस बीकर के अंदर भरा है, और अगर मैं इस बीकर की दीवार में यहाँ पे छेद कर दूं, तो क्या हो जाएगा, सारा लिक्विड यहाँ से बाहर आने लग जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पर छेद करा, यहाँ पर अगर मैंने छेद करा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आपका लिक्विड बाहर आने की कोशिश करेगा, है ना। अब मैं बात समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विड बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और बाहर आने की कोशिश में ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये बीकर की जो दीवारें हैं, है ना, ये बीकर की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ताकि लिक्विड बाहर आ सके। लेकिन ये बीकर क्या कर रहा है, उसको रोकने में क्या है, कैपेबल है, उसको रोक के रखने में कैपेबल है बीकर। अगर अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बीकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और लिक्विड बाहर हो जाता है, जैसा कि आप लोगों के प्रेशर कुकर में होता है। कभी कभी प्रेशर कुकर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि अंदर की गैस का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा होता है कि अंदर का जो उसमें जो प्रेशर है, जो पोर्ट है आपका प्रेशर कुकर, उसको वो ब्लास्ट कर देता है ना। गैस टंकी जो आपका गैस सिलेंडर होता है वो भी ब्लास्ट ऐसे ही होता है कि अंदर की गैस का इतना प्रेशर बढ़ गया है कंटेनर पर कि उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही, तो वो ब्लास्ट कर देती है।
यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, अब ये लिक्विड क्या करता है, पर यूनिट एरिया कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है, कुछ फोर्स अप्लाई करता है ऑन द वॉल्स ऑफ दिस बीकर। सो यहाँ पर ये जो फोर्स होता है, और हमको पता है कुछ एरिया भी है, तो जहां पर फोर्स और एरिया होता है वहां पर कौन काम करता है, आपका प्रेशर काम करता है। तो प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर बाय लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, सॉरी, है ना। अब ये रो जी एच क्या होता है समझना। यहाँ पर रो जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी, है ना। जी जो है आपका, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। एच जो है वो है हाइट ऑफ लिक्विड। समझना, जो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, है ना, घना पड़ने उसमें कि कौन सा लिक्विड कितना ज्यादा डेंस है ना। इसको जो मैं शो करता हूँ किससे करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर डेंसिटी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एम अपॉन लीटर क्यूब, ठीक है। या फिर मैं बात करूं मीटर क्यूब, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है एम की पावर -2। अब समझना क्या होता है ये, सर, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होता है, सर इसका क्या मतलब हो रहा है, समझा ना। जैसे ये मैंने एक ड्रॉप ली ऑयल की, सेम ड्रॉप मैंने ली वाटर की, और सेम साइज की मैंने ड्रॉप ली हनी की। तो मुझे बताओ, या फिर एक बात, 1 लीटर मैंने पानी लिया, सॉरी 1 लीटर मैंने 1 लीटर की बोतल ली, है ना। यहाँ भी मैं 1 लीटर की बोतल ले लेता हूँ, और यहाँ भी मैं 1 लीटर की बोतल ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी डिजाइनर बोतल है। एक एक लीटर में मैंने ऑयल भरा है, यहाँ पे वाटर भरा है, और यहाँ पे हनी भरा हुआ है। मुझे बताओ सबसे भारी बोतल कौन सी फील होगी आप लोगों को। तो हमको पता है कि सर सबसे भारी हमको जो बोतल फील होगी वो होगी हनी की, फिर पानी की, और फिर सबसे कम जो होती है वो ऑयल की जो है फील होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि ऑयल के अंदर क्या होता है, वजन कम होता है, इसलिए तो पानी के ग्लास के ऊपर आप ऑयल डालेंगे तो वो तैरता रहता है ना। तो पानी, उसके बाद हनी, हनी सबसे ज्यादा डेंस होता है। यही क्या होती है, इनकी डेंसिटी होती है कि यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसमें ज्यादा घना या ज्यादा डेंस लिक्विड भरूंगा, और मैं यहाँ पर नीचे हूँ, तो मेरे ऊपर इस लिक्विड का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, है ना, वजन, भार बढ़ रहा है ना, वेट बढ़ रहा है। तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जितना ज्यादा पानी ऊपर जाएगा उतना ही क्या होगा, पानी को अर्थ नीचे खींचेगी, है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो जितना मैं डेप्थ में जाता जाऊंगा मेरे पास जी उतना ही लगता जाएगा, और प्रेशर मेरे पास उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर हाइट ऑफ लिक्विड, सेम प्रोसेस जो जी के साथ हुई, जितना पानी ऊपर बढ़ेगा, है ना, उतना ही क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या। ये थे आपके प्रेशर, और ये था आपका डेंसिटी। अच्छा ठीक है, इस डेंसिटी और इस प्रेशर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके, ये बोतल हटा देते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते, सॉरी, पार्डन मी फॉर माय वॉइस, नहीं, इट इज क्वाइट बैड राइट नाउ। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ कुछ रूल्स फॉर दिस प्रेशर ऑन बाय लिक्विड। ओके, सबसे पहला जो रूल होता है वो क्या होता है, कि अगर एक ही प्लेन में ले रहा हूँ, सेम प्लेन है, या इस लाइन की मैं बात करता हूँ, तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर, सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, प्रेशर हमेशा सेम होगा। प्रेशर विल ऑलवेज सेम एट
every point in same horizontal plane, है ना? ओके, सेकंड रूल क्या होगा यहाँ पर, है ना? जैसे यहाँ पर हमने एवरी पॉइंट लिया, तो सेम इन एवरी डायरेक्शन, है ना? हर डायरेक्शन में भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, थर्ड, थर्ड हम पढ़ चुके हैं। थर्ड में यही पूरा होता है कि प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, है ना? डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशन के भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो जी, सो पी इक्वल्स टू आपका एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा, इस प्रेशर जो लिक्विड जो होता है वो जितना भी प्रेशर लगाता है, इन्होंने उसकी स्टडी करी, है ना? और उन्होंने कुछ रूल्स दिए हमको, कुछ फॉर्मूलेस बताए जिसके वो हम आज भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो थे आपके पास्कल। कौन थे? पास्कल। और हम उनके लॉज को पढ़ते हैं, पास्कल्स लॉ रिलेटेड टू फ्लूइड्स या लिक्विड। तो पास्कल ने जो पहला रूल दिया वो क्या दिया था, इन्होंने दो रूल हमको बेसिक दिए, ठीक है? तो पास्कल्स लॉ हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पास्कल्स लॉ। अब ये जो पास्कल्स लॉ होता है, इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, समझेंगे? जस्ट अ मिनट। ओके, सो पास्कल्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? पास्कल्स आपका जो फर्स्ट लॉ था ये बोलता है कि अगर एक लिक्विड है, सेम जो हमने ये पढ़ा ना, एज इट इज, सेम हमारा ये क्या होगा, पास्कल्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, है ना? जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम हो, प्रेशर विल बी सेम। ओके, सेकंड रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं। ओके, सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर मैं ये एक स्पेशल टाइप का मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, है ना? और इसमें मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया, पिस्टन समझते हैं आप लोग, जो इंजेक्शन के अंदर होता है ना, जिसको हम पुश या पुल करते रहते हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए, पिस्टन लगाया। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैंने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? तो पास्कल साहब ने बोला कि अगर मैं इधर प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो फोर्स इस लिक्विड के अंदर या इस मैं बोलूँ इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हर पॉइंट पर वो फोर्स क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर भी वो फोर्स उतने ही ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होके इस पिस्टन को इजीली उठा देगा। इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइड्रोलिक, है ना? आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट को, ठीक है? हाइड्रोलिक प्रेस होती है, आजकल कार वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जैसे सपोज मानो ये हमारी क्या है, कार है ना, यहाँ पर एक ब्रेक का पेडल है, ये ब्रेक पेडल मान लीजिए। अब इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पर टायर है। अब मैं इस टायर को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, जैसे ये टायर है, तो ये इसका रिंग हुआ है ना अंदर। अब इस रिंग में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से, है ना? और ये नली यहाँ से निकल कर इसे कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा प्रेशर भरा होता है। अब जैसे आप ब्रेक पेडल दबाते हैं, वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड क्या करता है, इधर और इधर इसको पुश करता है। तो ये दोनों जो डिस्क होती है क्या करती है, इस रिंग को पकड़ लेती है और टायर को जो है लॉक कर देती है ना? तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है ये किसका होता है, पास्कल्स का, पास्कल के ही लॉ को हम फॉलो करके बना चुके हैं। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई क्या? ओके, तो ये थे आपके पास्कल्स लॉ। इसके बाद फ्लूइड में एक और चीज देखने को मिलती है, ठीक है? फ्लूइड हम पढ़ लेते हैं पूरा। फ्लूइड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, बायोन्सी का, ठीक है?
बायोन्सी क्या होती है? तो ये होती है सर कि पानी के ऊपर तैरना, है ना, कि फ्लूएड कितना पानी के ऊपर कौन फ्लो कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, बोयंसी। तो बोयंसी में एक साइंटिस्ट का नाम आता है, आपने सुना होगा, आर्किमिडीज, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला था? आर्किमिडीज साहब ने बोला था कि अगर आप पानी के अंदर किसी भी, जैसे ये लिक्विड है ना, पानी नहीं मतलब किसी भी लिक्विड, किसी भी फ्लूइड में हम क्या करते हैं सर, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली डुबोते हैं। पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा, कंप्लीटली मतलब पूरा। तो किसी भी आप बॉक्स में, लिक्विड में, फ्लूइड में, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या क्या करते हैं, फुली जब हम उसको डुबाते हैं, तो उसका जो वेट होता है ना, उस वेट में क्या होती है, थोड़ा सा कमी होती है ना, उसका वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? बिकॉज वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इट विल मूव सम वाटर अवे, इट विल मूव सम वाटर, जो थोड़ा सा पानी हटाता है। और जो ये वेट में कमी हो रही है, ये उतनी ही होती है जितना कि वो ऑब्जेक्ट आपका पानी हटा दे। बस यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। ठीक है, यही आर्किमिडीज का क्या था, प्रिंसिपल था। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर आपका, जैसे आपने देखा होगा सबमरीन वगैरह, ठीक है, सबमरीन्स हो गई और आपके शिप वगैरह हो गए, ये सारा इसी पे चलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है जो हम पढ़ना भूल गए, है ना, अभी मैं कवर कर देता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। किसी भी लिक्विड की अगर मैं उसको गर्म करता हूँ ना, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो वहां पर आपका डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो समझना, बेसिक हमने पढ़ा कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ओके, है ना। तो डेंसिटी का जो काम है वो क्या है कि यूनिट वॉल्यूम पर हमको क्या करना, मास शो करना। लेकिन होता क्या है, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो हमको पता है कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लो होके टूटता है, और जिससे उस लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है वाटर से रिलेटेड, कि वाटर के साथ ऐसा क्या है। सब वाटर के साथ एक अजीब घटना है। क्या है? सपोज वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 1 2 3 4, है ना, 4 5, फिर 6 7 8 9, ऐसे करके 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो क्या होता है, हमको पता है कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे हम उसको यहाँ से टेम्परेचर हीट देना शुरू करते हैं, जैसे ही हम उसको हीट देना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, तो जैसे हम उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, है ना। बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी और डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है समझना, पानी के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ना। तो बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी के साथ क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पानी की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ, पहले यहाँ से चलते हैं। मैंने बोला कि जब हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है सर, यहाँ से आपने टेम्परेचर दिया तो डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, अब सर जैसे आप 10 से चल रहे हो, तो अब जैसे 10 से 5 तक चलते हो तो जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है, और 4 पर डेंसिटी हो जाती है मैक्सिमम। और जैसे ही 4 से आपने बढ़ा, है ना, कम करा, 3 2 1,
तो यहाँ पर फिर जो होता है वो डेंसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी बिल्कुल लो हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आइस होती है वो पानी के ऊपर इजीली फ्लोट करती है। क्यों करती है? क्योंकि आपका उसकी आइस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है ना, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर रहता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, डेंसिटी लो ऊपर रहेगी, है ना, और डेंसिटी जिसकी हाई है वो लिक्विड या वो फ्लूइड हमेशा बॉटम में बैठता है। इसका एग्जांपल आपका, जैसे वाटर के ऊपर अगर आप ऑयल डालते हैं तो वो पानी की सरफेस पे तैरता रहता है ना, ऐसे करके बहुत सारे इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं जो कि मैं स्टार पॉइंट बना के लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे बताओ, रिवर वाटर में स्विमिंग इजी होगी या सी वाटर में स्विमिंग इजी होगी? तो ध्यान रखना, रिवर वाटर जो होता है ना उसकी डेंसिटी कम होती है। क्या होती है? उसकी डेंसिटी कम होती है। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए सी में तैरना जो है इजी पड़ता है, मोर इजी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं सी वाटर के ग्लास में आइस क्यूब डालता हूँ, सी वाटर के ग्लास में मैं आइस क्यूब डालता हूँ, तो बताओ वो आइस क्यूब तैरेगा, फ्लोट करेगा, डूबेगा या क्या होगा? है ना, तो ध्यान रखना, जो आपका ठीक है, ध्यान रखना कि आइस क्यूब का 1/10 पार्ट जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है, बाकी 9/10 पार्ट जो होता है वो अंदर रहता है, पानी के अबो और ये बिलो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मैंने आइस के टुकड़े डाल दिए 3-4, अब ये जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का लेवल जो है बढ़ना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, बर्फ पिघलेगी उसके बाद भी पानी के लेवल में नो इंक्रीमेंट, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो किसके होते हैं? आपके डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के होते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस टेंशन। ओके, अब ये क्या होता है? देखो, हमको पता है, देखो फोर्स जो होता है आपका वो, हमने उधर देखा कि सर्कुलर मोशन में फोर्स दो तरह का होता है। यहाँ पर आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा और एक बार डिटेल में समझाता हूँ। फोर्स होता है ना वो बेसिकली दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, कि वो सरफेस पे या पथ मार्ग पे, है ना, या मैं बात करूँ उनके पाथ पे जो वो डिपेंड करते हैं नहीं, उसके बेसिस पे वो दो तरह से होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स, और एक होता है आपका अधेसिव फोर्स। ओके, अब समझना क्या होता है। कोहेसिव फोर्स जो होता है आपका, ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो होता है ना वो सेम एलिमेंट, या मैं बात करूं सेम ऑब्जेक्ट या सेम मॉलिक्यूल के आपस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगता है। जैसे वाटर, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स होता है। अधेसिव में क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, अधेसिव आपने देखा होगा, कुछ चीजें होती हैं जैसे हम जो बाथरूम वगैरह में स्टैंड वगैरह लगाने गए हैं, जो कपड़ों के हैंगर होते हैं जो चिपकने वाले होते हैं दीवार, उनको भी अधेसिव बोलते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, अधेसिव में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन फोर्स है और दीवार के साथ, है ना, जो हम होल्डर वगैरह लाए उनका अट्रैक्शन किसके साथ है यहाँ पर? तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना। अब आपको ध्यान रखना है, सरफेस टेंशन जो होता है वो एक कोहेसिव फोर्स होता है। क्या होता है? एक तरह का कोहेसिव फोर्स है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी का बीकर है, इसके ऊपर या इसके अंदर मैंने क्या है, पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी की जो ऊपर की सरफेस है, इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स के आपस में क्या होता है, कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सरफेस टेंशन बोल देते हैं। अब ये सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ।
ठीक है। ये क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। इसी सरफेस टेंशन की वजह से आपने देखा होगा पानी वगैरह के ऊपर जो सॉरी, पानी के ऊपर जो मच्छर वगैरह होते हैं वो इजीली फ्लोट करते रहते हैं, है ना। मॉस्किटोज फ्लोट ऑन वाटर। और आपको देखा होगा बारिश के टाइम पे जैसे अवेयरनेस के लिए भी बोलते हैं कि जहाँ पर मच्छर वगैरह बन रहे थे, मच्छर के लार्वा जहाँ पे क्रिएट हो रहे होते हैं, उस पानी के गड्ढे में, उस ओपन गड्ढे में आप क्या करो, थोड़ा सा केरोसिन या मिट्टी का तेल डाल दो। उससे क्या होता है कि मच्छर सारे मर जाते हैं। तो वो जहर से नहीं मरते, वो क्या होता है, जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है, वो उस पानी का बिल्कुल ही क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिससे मॉस्किटो वगैरह पानी के ऊपर बैठने होते हैं तो वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है। इसको अगर मैं एक और आपको इजी लैंग्वेज, अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट बोल देता हूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, है ना। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ओके। अब यहाँ पर समझना, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ से बनता है सरफेस टेंशन का। इसको मैं बेसिक अगर बताऊं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो, कोई भी जब लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कि अपने आप को बहुत ही लेस एरिया में वो समेट ले। अब आप बोलोगे सर लेस एरिया में जैसे जैसे ही मैं पानी गिराता हूँ पानी तो पूरा फैल जाता है। तो जितना पानी फैला हुआ है ना, उसी का उसका लिमिटेड एरिया है, वो सीमित एरिया है, बहुत कम। ठीक है, वो किसके कारण है, उसके सरफेस टेंशन के कारण। अगर सरफेस टेंशन में हटा दूंगा तो पानी और ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो पानी को अपने आप को कम बिल्कुल सिकुड़ने की जो पावर होती है, सिकुड़ने की जो उसका नेचर होता है, यही क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन होता है। इसीलिए क्या होता है कि आप एक हाइट के छत से आप जब पानी नीचे गिराते हैं तो पहले तो पानी धार में जाता है, और फिर देखते हैं कि पानी क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के अपने आप को समेटने की पावर है, तो वो क्या होता है, इस तरह से अपने आप को समेट लेता है। ठीक है। यहाँ से अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है सरफेस टेंशन का कारण क्या होता है। तो अगर मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होता है, पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है। ठीक है, बात ध्यान रखना है आपको, ऑपोजिट इनवर्स होता है ना। सरफेस टेंशन कम होगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो गर्म पानी होता है ना, वार्म वाटर इजीली क्लीन्स क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह धोने के लिए गर्म पानी यूज करते हैं, क्योंकि आपने जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका सरफेस टेंशन कम हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है कि पानी को कपड़ों के फाइबर्स के बीच में घुसने के लिए जगह मिल रही है ना, क्योंकि उसके सरफेस में टेंशन ही नहीं है खींच के रखने का, है ना। दूसरा, सोप वाटर, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, निडल को आप पानी के ऊपर तैरा सकते हो, कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आपके किसके अंदर आते हैं, सरफेस टेंशन के अंदर आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई क्या? सॉरी, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आपको बच रहा है, जिसको बोलते हैं कैपिलरी या लॉ ऑफ कैपिलरी। तो लॉ ऑफ कैपिलरी का जो रूल होता है वो क्या होता है, समझना, कि पानी को, बस मैं इसको बेसिक ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ आपको, कि फ्लूइड, जितने भी तरह के फ्लूइड होते हैं ना, फ्लूइड्स की एक नेचर होता है, ये हमेशा क्या देखते हैं, नैरो ट्यूब्स देखते हैं घुसने के लिए, या इनको बहने के लिए, फ्लो होने के लिए, निकलने के लिए इनको क्या चाहिए, हमेशा छोटी छोटी पतली पतली गली चाहिए, है ना। हम बोलते हैं ना निकल ले पतली गली से, तो वो फ्लूइड्स का काम होता है सारा, निकल ले पतली गली से। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कैपिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कैपिलरिटी। अब समझना इसके एग्जाम्पल जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है आपका कॉटन वाला। आपने देखा होगा कॉटन इन लाइन, जो आपका लाइटेन होता है लैम्प, उसके अंदर कॉटन, उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे दीपक का हम एग्जाम्पल लेते हैं, दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कॉटन में से ऑयल रखते हैं ना, ये हमने ऑयल रखा और यहाँ से जला दिया। तो ये ऑयल धीरे धीरे क्या होता है, इस कॉटन के अंदर जो छोटी छोटी फाइबर होते हैं उनके अंदर से थ्रू होता हुआ यहाँ पे आके जल जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है इंक ऑन पेपर।
हम लोग पेपर के ऊपर लिख पाते हैं, क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि पेपर के अंदर भी क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होते हैं, छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, जिसके अंदर इंक आपका फ्लूइड जो होता है वो बैठ जाता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सोइल वाला, है ना? आपने देखा होगा जो अर्थ बम्स होते हैं, केचुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, सोइल की लेयर है ना? तो इसके अंदर अर्थ बम्स का काम क्या होता है? अर्थ बम आपने देखे होंगे किसानी के लिए अच्छे होते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बार बार जाते हैं दिन भर, फिर ऊपर, फिर अंदर जाते हैं, फिर ऊपर, फिर अंदर जाते हैं, फिर ऊपर, फिर अंदर जाते हैं, फिर ऊपर। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, दे क्रिएट नैरो ट्यूब्स इन सोइल, इन द लेयर्स ऑफ सोइल, वी कैन से सो। सो व्हेन रेन है, जैसे ही पानी आता है, तो बारिश का जो पानी पानी यहाँ पर खेतों में क्या करता है, पानी को चाहिए नैरो ट्यूब्स, तो वो इस छोटी छोटी स्पेसेस के थ्रू क्या होता है, अंदर घुसने लगता है। इससे हमारे सोइल को क्या होता है, पूरी तरह से वाटर का मॉइस्चर मिलता है। ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे आपके, ये किसके थे? लॉ ऑफ कैपिलरिटी के। ठीक है। पेड़ पौधों के अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, वो भी पानी को ऐसे ही चढ़ाता है ऊपर, है ना? पानी और फूड आपने देखा होगा, है ना? तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपका किसके कारण आती है, किसका एग्जाम्पल में आती है, सारा का सारा कैपिलरी और आपका सरफेस टेंशन केस में। ठीक है। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। ओके। ठीक है, सोप वगैरह का भी हमने देख लिया, डिटर्जेंट। ओके। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देना भूल गया। जो गर्म सूप होता है ना, इट इट इज लिटिल टेस्टियर देन कोल्ड सूप। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो टंग है उस पे क्या है, टेस्ट बर्ड्स है। अब जैसे आप गर्म सूप खा रहे हैं, गर्म खाना खाते हैं, तो सरफेस टेंशन कम होता है, तो वो हमारी पूरी टंग पे क्या होता है, इजीली फैल जाता है। और जैसे ही वो इजीली फैलता है, तो हम उसका अच्छे से टेस्ट ले सकते हैं। तो ठंडा खाना उतनी जल्दी फैल नहीं पाता, इस वजह से क्या होता है, उसका टेस्ट कम आता है। क्लियर है? इतने क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, कपड़े या गर्म पानी से साफ हो जाते हैं ना। एक और क्वेश्चन आता है, छोटा सा है, पानी की छोटी ड्रॉप जो होती है, जब मर्क्यूरी की जो छोटी ड्रॉप होती है, उसका शेप क्या होता है, स्फेयर होता है। लेकिन अगर बड़ी ड्रॉप होती है, तो बड़ी ड्रॉप जो होती है ना, उसका ध्यान रखना, वो उसका शेप कैसा होता है, थोड़ा सा इस तरह से। वो कोने से स्फेयर होती है और बीच से फ्लैट होती है। क्यों फ्लैट होती है? क्योंकि उसके यहाँ पर जो उसके ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिस वजह से वो उसको नीचे खींचते हैं। तो पानी की जो बड़ी बूंद होती है, वो क्या होती है, फ्लैट दिखती है। ठीक है। ये था आपका लॉ ऑफ कैपिलरिटी। अच्छा, यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन और आता है आपके पास, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड्स, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी का क्या काम होता है, समझना। ओके। विस्कोसिटी क्या होता है? ये होता है एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक क्या लिया है, वुडन सरफेस है, और ये बिल्कुल एक फ्रेश ग्लास सरफेस है ना? अब यहाँ पर मैं पानी डालता हूँ, और यहाँ पर भी मैं पानी डालता हूँ, तो आपको पता होगा कि पानी यहाँ पर इजीली फ्लो कर पाएगा, नीचे पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर पानी को नीचे जाने में क्या होगी, लिटिल डिफिकल्टी होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि इस सरफेस पे पानी, अब पानी के जो लिक्विड होता है ना, फ्लूइड जितने भी होते हैं, लिक्विड से मेरा मतलब है फ्लूइड। फ्लूइड के पास एक क्वालिटी होती है, या ये मैं कहूँ कि उनके पास क्या होता है, एक एबिलिटी होती है। क्या होती है? कि वो अपने फ्लो का क्या करते हैं, हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, विरोध करते हैं, ओपोज करते हैं ना। दे ऑलवेज ओपोज देयर फ्लो। अब जैसे पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो पानी की जो सरफेस होगी और जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो चाहेंगे कि हम फ्लो नहीं हो, हम रुकना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी सेम होता है। तो पानी का या पार्टिकल्स का या उसके लेयर्स के बीच में जो यही ऑपोजिट फोर्स होता है, रिपल्जन फोर्स होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विस्कस फोर्स। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी। सॉरी अबाउट दैट। तो यही क्या होता है हमारा विस्कस फोर्स। ये कहानी आपको समझ में आई क्या यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई? तो जिस भी फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी कम होगी, वो उतना ही अच्छे से क्या कर पाएगा, फ्लो कर पाएगा। विस्कोसिटी कम हुई,
तो ये क्या होगा, अच्छे से स्लो फ्लो कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, गैसों की जो विस्कोसिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। विस्कोसिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है लिक्विड से। तो आपको पता है कि गैस जो होती है उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, वो तुरंत फ्लो करके चली जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लिक्विड का, तो उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, है ना? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वही, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, है ना, तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूटने लगता है और उनकी डेंसिटी कम होती है, जिससे वो पतला हो जाता है द्रव, है ना। बस ये कहानी, लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। ये कहानी आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से हालांकि आपके सीजीकेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसके अंदर आपने कभी सुना होगा कि सर एक होता है पीरियोडिक मोशन, है ना? तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सो ओके, पीरियोडिक मोशन आपका होता है, इसमें क्या होता है, मोशन अपने आप को एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट करता है। ठीक है, मोशन इज रिपीटेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मोशन आपका रिपीट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ सन के आसपास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ बार बार रोटेट कर रही है। मुझे बताओ, आफ्टर थ्री ईच ईयर आफ्टर 365 डेज अर्थ गोज थ्रू दिस सेम पोजीशन, हर साल यहीं से गुजरेगी, है ना। तो एक साल के बाद ये मोशन भी अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो वी कैन कॉल इट पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एक पीरियोडिक मोशन होता है और एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये क्या होता है सर? तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी एक मेन पोजीशन के बार बार इधर और उधर घूमता रहता है। ठीक है, मेन पोजीशन के इधर उधर घूमना, यही क्या होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन, सब इसी की कहानी। क्लियर है? अब यहाँ से आप लोगों को कुछ टर्मोलॉजी याद रखनी है। सबसे पहला होता है टाइम पीरियड, है ना। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? तो आपको ध्यान रखना होगा, टाइम टेकन टू कवर वन राउंड। एक बार यहाँ पर एक बार इस मोशन को कंप्लीट होने में जैसे 365 लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड 365 होगा। यहाँ पर मेन पोजीशन के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वापस यहाँ आ रहा है, तो ये एक साइकिल इसने पूरी कंप्लीट करा, है ना, एक साइकिल। तो जब भी एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, फॉर एग्जांपल इसने 5 सेकंड में करा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। ठीक है, ओके। सेकंड टर्म यहाँ पर आपको याद रखनी है, जो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन राउंड, सॉरी 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साइकिल वो कंप्लीट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक सेकंड में इसने 5 राउंड कंप्लीट कर दिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है वो होता है एक दूसरे के ऑपोजिट। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, टाइम पीरियड आपका कम होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना है, इतनी कहानी आपको समझ में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको आप बोलते हैं पेंडुलम।
है ना। पेंडुलम का मोशन क्या होता है, तो पेंडुलम आपका सिंपल डिवाइस होती है, उसमें एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग से कुछ मास लटका होता है, जिस मास को हम क्या बोलते हैं, बोब, क्या बोलते हैं, बोब, उसको बोलते हैं लेंथ, आपका स्ट्रिंग। क्लियर, ये होता है आपका स्ट्रिंग और ये होता है आपका बोब। ठीक है, ये नाम मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोब को यहाँ पे से पुश करा, तो बोब इधर जाएगा यहाँ तक, फिर ये बोब इधर आएगा यहाँ मीन पोजीशन पे, अगेन द बोब विल मूव राइट हैंड साइड एंड अगेन इट विल कम टू इट्स मीन पोजीशन। ओके, हियर इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई पेंडुलम के बारे में, है ना, इतनी कहानी आपको समझ में आई। चलो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कहानी में थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं ना। ओके, ये आपका सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर, अच्छा इसको थोड़ा सा हम डिटेल में कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। इसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी जो कि हमको याद रखनी है, और कौन सी कहाँ पर कितनी रहती है वो भी समझना है। ओके, सबसे पहले ये मैंने वो, ओके, ये आपका यहाँ तक जाएगा एंड अगेन इट विल गो टू हियर। ओके, है ना, अब समझना, ये मैंने इसकी इसका रास्ता बस मेजर कर दिया, ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन एंड अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्लेसमेंट की, है ना, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ये रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, यहाँ से यहाँ तक कि कितना ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जितना ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मेन पोजीशन पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है इसकी, जीरो, फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, मेन पोजीशन पर मैक्सिमम, एंड अगेन एट एक्सट्रीम पॉइंट इट विल बी जीरो। देन योर काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy will directly proportional to velocity, so here kinetic energy zero, here max, and here zero. Next, potential energy. Okay, we all know that here your bob is covering some height, so and height is directly proportional to potential energy, so here at extreme point potential energy will be maximum, at mean position zero, and again at extreme position it will be maximum. Okay, now force, ठीक है। अब ये फोर्स कौन सा होता है समझना, ये फोर्स क्यों लग रहा है, तो ये जो फोर्स वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे पेंडुलम दूर जाता है तो फोर्स क्या कर रहा है, उसको कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ बुला, हाँ या ना। जैसे जैसे पेंडुलम दूर जा रहा है, बॉब जो है दूर जा रहा है, वैसे वैसे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसको कोशिश कर रहा है कि वो कैसे न कैसे अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर ले, है ना, यही होता है ना, यही होता है जैसे। ओके, अब फोर्स का क्या काम है कि इसको बुलाने का। अब ये जितना दूर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फोर्स उतना ही ज्यादा लगता चला जाएगा, और जैसे ये मेन पोजीशन पे आएगा तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा कि अरे हाथ हो गया, अब क्या फोर्स लगा है। लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर फोर्स को काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर फोर्स क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ये आपका सीडीएस में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या होता है, अंडर रूट टू पाई, सॉरी, हाँ 2 पाई अंडर रूट स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट फर्स्ट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जितना लेंदी आप इस स्ट्रिंग को, इस धागे को जितना लेंदी रखोगे उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा।
ठीक है, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बोथ। यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको एम दिख रहा है क्या? तो आप चाहे यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन रखें, 50 किलोग्राम, चाहे आप यहाँ पे 100 किलोग्राम रख दो, उसके टाइम पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, टाइम पीरियड विल बी इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। जितना जी बढ़ेगा टाइम पीरियड आपका उतना ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जितना जी घटेगा टाइम पीरियड आपका उतना ही बढ़ जाएगा। ओके, तो मुझे बताओ कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से, है ना, आपने पेंडुलम क्लॉक देखा है? आपने पेंडुलम क्लॉक देखा है? पेंडुलम क्लॉक जो होता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती थी, आपने देखा होगा। पेंडुलम क्लॉक में तो उसी का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से पेंडुलम क्लॉक को ऊपर लेके जाऊं तो बताओ वहां पर टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? तो हमने सुबह ही पढ़ा है ना, कल ही, सॉरी सुबह नहीं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जी की जो वैल्यू होती है वो सरफेस से ऊपर जाने पर कम होती है। तो जब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना? क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा समर डेज में और विंटर डेज में, तो समर में जो होता है टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और विंटर डेज में क्या होता है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, ठीक है, कि समर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो स्ट्रिंग होता है इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और विंटर में क्या होता है, स्ट्रिंग की जो है लेंथ वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ अगर मैं इसमें पॉइंट बताऊं आपको, ओके, अगर मैं मून पर लेके जाऊं किसी पेंडुलम क्लॉक को, तो वहां पर भी जो हो जाएगा टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मून पर जी आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं जी को जीरो कर दूं, अर्थ के सेंटर पे अगर मैं लेके आ जाऊं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है क्या होगा, तो जब जी की वैल्यू कम हो जाती है तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कभी भी आपका जो पेंडुलम होगा वो अपना एक सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई? ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम वेव मोशन। ठीक है, फिजिक्स हमारी थोड़ा सा लेंदी जा रही है, सॉरी लेंदी लिख दिया मैंने, है ना, लेकिन अब पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेव मोशन। ओके, वेव क्या होती है सबसे पहले, तो आप लोगों को पता होगा, मैं पार्टीशन कर देता हूँ। ओके, वेव क्या होती है? वेव आपका कुछ नहीं होता, जस्ट डिस्टरबेंस कैरिंग एनर्जी। जिसके पास कुछ एनर्जी होती हो वही डिस्टरबेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेव बोल देते हैं। ठीक है, एंड हियर वेव आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, मैकेनिकल वेव्स, एंड नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या नॉन मैकेनिकल वेव्स। पहले हम इनको समझ लेते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? सर, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, और नॉन मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे साउंड, आपने सुना होगा, साउंड की स्पीड जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और वैक्यूम में साउंड की स्पीड कुछ नहीं होती, जीरो होता है ना। तो यहाँ पर जो मीडियम होता है वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइट, चाहे वैक्यूम हो कुछ भी हो, लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती ही है ना। सनलाइट अर्थ तक कैसे आ रही है, क्योंकि वैक्यूम है ना, लेकिन सन से, स्पेस से कोई आवाज तो इंडिया पर हमारे पास नहीं आती अर्थ पे, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, वैक्यूम है। ये कहानी आप लोगों को समझ में है क्या? अब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये आपका टू टाइप्स की होती है। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं ये आपका टू टाइप्स की होती हैं। नंबर वन यहीं पर लिख देता हूं मैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड नंबर टू ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये दोनों तरह की आपकी क्या होती है, वेव्स होती है। चलो, अब अगर मैं बात करता हूँ आपके नॉन मैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनको कवर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्स वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव है, ध्यान रखना इसमें टी बनता है, टी परपेंडिकुलर का साइन होता है,
तो इसमें जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है ना, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ओके। सॉरी। और जो आपका लॉन्ग जैसे है ना, तो ये आपका एक ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव, है ना। अब मैं बात करता हूँ आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव की। किसकी बात करते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। जस्ट अ मिनट। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है इसमें वाइब्रेशन जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे आपने इस तरह से देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेव होती है वो यहाँ पर देखो लूज है, यहाँ पर फिर श्रिंक हो गई, फिर लूज है, फिर श्रिंक है, फिर लूज है। तो यहाँ पर जो होती है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जैसे साउंड वेव। ये भी आपका एक तरह का क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ओके, अच्छा, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम टर्मोलॉजी यूज कर लेते हैं, कुछ टर्म्स समझना। सबसे पहला होता है आपके पास टाइम पीरियड, है ना, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपके पास वेवलेंथ। वेवलेंथ आपका क्या होता है? एक साइकिल में या एक सर्कल कंप्लीट करने में वेव ने जितनी लेंथ कवर करी वो होता है उसका वेवलेंथ। इसको हम लेमडा से शो करते हैं। ठीक है, फिर होता है फ्रीक्वेंसी। वही एक सेकंड में उसने कितने चक्कर काटे या कितने साइकिल कंप्लीट कर लिए उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको एन से शो करते हैं। फिर होता है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, अब ये एक साइकिल में यहां तक गई, तो ये इनको बोलते हैं हम क्रस्ट, और इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो एक जो है मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी या फिर एक कॉन्जिक्यूटिव ट्रेफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। सॉरी, ये आपका वेवलेंथ होगा। सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। एम्पलीट्यूड आपका ये नहीं होगा, एम्पलीट्यूड होगा ये। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है उसका? एक साइकिल में वो कितनी दूर अपनी मेन पोजीशन से जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका एम्पलीट्यूड के बाद वेवलेंथ हो गया, है ना। उसके बाद होता है वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो होता है आपका वेव स्पीड, इसको हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, लेमडा। ठीक है, या v इक्वल्स टू एन लेमडा। ये क्या होता है आपका ध्यान रखना है? वेव स्पीड ऑफ वेव। इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। आगे बढ़ते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं बार बार सारा डिटेल में नहीं चलेंगे, है ना। इसके बाद हम साउंड वेव करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मे भी फोर्थ पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन इंपॉर्टेंट हीट हो गया, है ना, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। अब तीन ही टॉपिक बच रहे हैं, एक फाइनल वीडियो होगा जिसमें हम फिजिक्स कवर कर चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चारों वीडियो से एक एक घंटे के 4 घंटे आप अगर 1.5x या 2x पे भी देखते हो तो ओवरऑल 2 to 2.5 आवर्स में आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा, जिससे आपके 5 to 10 क्वेश्चन आने, सॉरी 5 to 10 क्वेश्चन फिक्स है ना। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? सर ऐसी वेव्स होती हैं जिनको फ्लो करने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए?
मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ये चार पांच इनके क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होता है। इसको मैं आपको एक ट्रिक के साथ समझाता हूँ, एक ट्रिक के साथ याद करवाता हूँ। हुआ क्या, एक लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, है ना। अब लड़के ने क्या करा, पढ़ाई करी नहीं, इसको रील स्क्रॉल करता था, है ना, इधर उधर तो घूम टाइम पास करता रहता था, दोस्तों में बैठता रहता था। तो लड़की की शादी हो गई दूसरे से, है ना, आईएएस ऑफिसर से हो गई, बढ़िया। अब लड़के को पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जीवन। तो लड़का इस लड़के को वापस, अब ये टेक्निकली एक्स बन चुकी है, तो लड़का इस लड़की को वापस लाने के लिए क्या करता है, आपने देखा होगा जो रेडियो मिर्ची पर जो बाबा होते हैं, है ना, रेडियो मिर्ची पर जो बाबा होते हैं उनसे बातचीत करता है कि भैया कुछ लव गुरु होते हैं, कुछ टिप दे दो कि कैसे आ जाए, है ना। और ये सब बोल देते हैं कि यार बेटा अब तूने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, तो इन सबका जो व्यू होता है ना, रेडियो मिर्ची वाले गुरु बाबा सबका लव गुरु, है ना, सबका व्यू जो होता है वो उल्टा पड़ जाता है। और एक्स जो होती है वो फिर भी क्या होती है, परमानेंट भी चली जाती है। ठीक है, तो रेडियो मिर्ची, है ना, ट्रिक क्या है, इन सबका व्यू पढ़ा उल्टा एक्स भाग गई। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट है आपका रेडियो, सो इससे बनता है आपका रेडियो वेव्स। सेकंड है आपका इन, मिर्ची, मिर्ची से बनता है एमआई से माइक्रोवेव, है ना, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। इन, इन से बनता है इंफ्रारेड वेव्स। फोर्थ, सबका कुछ नहीं, व्यू, व्यू से बनता है आपका विजिबल लाइट। सॉरी, पढ़ा मैं कुछ नहीं, यू, उल्टा, उल्टा से बनता है आपका अल्ट्रावायलेट रेज। सिक्स्थ होता है आपका एक्स, एक्स से होता है एक्स रेज। सेवंथ आपका लास्ट होता है जी से गामा, ये होता है आपका गामा रेज। अब इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्या, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है बस दो चीजें, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इसी में गड़बड़ होती है। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। गामा रेस की, यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी सही था, just a minute। गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और अगर मैं वही बात करूँ वेवलेंथ की, तो हमको पता है कि वेवलेंथ ऑपोजिट होती है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों को, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा होता है और गामा रेस का सबसे कम होता है, ठीक है। ठीक है क्या, अब मैं समझाता हूँ आपका गामा रेस। गामा रेस का जो होता है कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। एक्सरे आप जानते हो, हड्डियों के फोटोग्राफ वगैरह लेने में एक्सरे का यूज होता है ना। अल्ट्रावायलेट यूवी रेस सन की होती है, विजिबल लाइट जो हम जिस लाइट से हम देखते हैं वो, इंफ्रारेड जहाँ से भी आपके क्या निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, वहाँ होती है। माइक्रोवेव्स आपके रेडियो, सॉरी, टीवी रिमोट वाईफाई वगैरह में माइक्रोवेव्स होती है। और रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती है। अब अगर मैं बात करता हूँ विजिबल लाइट की, तो मैं इसको यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ये होता है आपका विबग्योर, है ना। इसमें भी सेम आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्या, कि सर जो लेमडा होगा वो नीचे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा होगा, मतलब वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा और वॉयलेट की सबसे कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की सबसे ज्यादा और रेड की सबसे कम, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको थोड़ा सा, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक में आपको समझा देता हूँ, साउंड वेव, ठीक है। आपको पता है कि साउंड एक तरह की कौन सी मैकेनिकल वेव है जिसको कि क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, मीडियम रिक्वायरमेंट होती है इसको ट्रेवल करने के लिए। थ्री टाइप्स की साउंड वेव देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है आपकी इंफ्रासोनिक, है ना। सेकंड होती है आपके पास ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं। और थर्ड होती है आपके पास अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। सबसे फर्स्ट होती है इंफ्रासोनिक, है ना।
इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। इसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है, इसे हम नहीं सुन सकते भी, कांट लिसन देम। ओके। ऑडिबल वेव जो होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, जिनको हम इजीली सुन सकते हैं। हम लोग जो बात करते हैं वो इसी में करते हैं, है ना। और अल्ट्रासोनिक जो होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, सॉरी ये लेस देन होगा, जहाँ पर मोर देन, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। इनको जो कुछ एनिमल्स, पर्टिकुलर एनिमल जो होते हैं वो यूज करते हैं। एनिमल्स कैन लिसन, जैसे डॉग हो गया आपका, एलिफेंट हो गया, है ना। बेट, बेट बहुत ज्यादा इनका यूज करते हैं। बेट रात में जब शिकार करते हैं ना, आपने देखा होगा चमगादड़, वो कभी भी दिन में नहीं उठते, वो रात में ही उठते हैं। तो वो रात में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेट है, ये उड़ रहा है, तो उड़ते उड़ते क्या करता है, यूवी रेस, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है। अब यहाँ पर एक बी है जो इसको खा ली, तो ये बी क्या करेगी, यूवी रेस टकरा कर वापस आती है। ये बेट इसको कैच करेगा और सीधा यहाँ पर अटैक कर देता है। सोनार, आपने कभी एक वर्ड सुना होगा, जो समुद्र के अंदर कुछ जहाज वगैरह के जो टूटे स्क्रैप्स होते हैं उनको ढूंढने में काम आती है। वहां पर भी ये सोनार टेक्निक, जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी यूवी रेज होती है, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इनका और कुछ एग्जांपल भी होता है। मैसेज भेज सेंड करने में, है ना, डेप्थ ऑफ ओशन को पता लगाने में, ड्राई क्लीन करने में भी इसका यूज होता है। कपड़े वगैरह, मशीनों की जो साफ सफाई होती है उसमें भी आपका इसका यूज होता है, यूवी रेज का, सॉरी अल्ट्रासोनिक का। और मिल्क के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में, आपने देखा होगा अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, सॉरी मेडिकल टर्म में भी यूज होता है, जब आपका सीटी स्कैन वगैरह होता है, तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक हम करवाते हैं। सोनोग्राफी वगैरह जब बेबी की होती है, वो भी सब इसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही एग्जाम्पल होता है ना। चलिए, ये था आपके साउंड वेव का कुछ ऊपर से ओवरव्यू, है ना। इसको हम अभी फिनिश करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा नहीं तो। ओके, अब साउंड के बारे में आपको थोड़ी सी चीजें और याद रखनी है। ओके, हमको पता है जो साउंड की स्पीड होगी, सबसे ज्यादा होगी सर सॉलिड में, फिर होगी लिक्विड में, फिर होगी गैस में, और सबसे कम होती है वैक्यूम में, बिल्कुल जीरो, सुना ही नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक, मेक में आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा चुका हूँ, है ना। 1 मेग में सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक कैसे होता है। अब ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वो कभी चेंज नहीं होती, इट नेवर चेंजेस। ठीक है, कि अगर मीडियम चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। हाँ, ध्यान रखना, टेम्परेचर के साथ साउंड में इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी के टाइम पे जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। और वहीं अगर विंटर सीजन चल रहा है, सर्दियों का समय, है ना, तो विंटर में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है। चलिए, ये तो कुछ कहानी थी हमारी आपके साउंड से रिलेटेड। इसको अब हम, ये जो बचा हुआ चैप्टर है ना, अब हमारे कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं। हमारा हीट बच रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हो जाएगा कवर। हीट के बाद आपका ऑप्टिक्स, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड योर मैग्नेटिज्म। ये 4 टॉपिक के बाद हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम केमिस्ट्री का एक वीडियो रहेगा, वो अभी नहीं, आपके एग्जाम के पहले आ जाएगा। अभी हम सिलेबस पे वापस से चलेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। रिवीजन करते रहें। टेलीग्राम में मैं पूरे कंपाइल, पूरे फिजिक्स का एक ही पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।